हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 3 का वीडियो नंबर 2। तो बेटे ये तीसरे यूनिट का दूसरा वीडियो है। और इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 3 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल आवर्त नियम। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि मूल आवर्त नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम? मेंडलीव। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मूल आवर्त नियम में क्या बताया गया, इसका क्या मतलब है। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। मेरी तरफ देखेंगे सब बच्चे, ध्यान से समझो। मूल आवर्त नियम में बताया गया कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार है। बिल्कुल ध्यान से समझो, फिर देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा है और एग्जाम में क्या लिख कर आना है। तत्वों का मौलिक लक्षण या मौलिक गुण परमाणु भार होता है। मेंडलीफ ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि तत्वों का मूल लक्षण या मौलिक लक्षण परमाणु भार होता है। अब यहां एक सवाल यह खड़ा हुआ कि सर मौलिक लक्षण या मूल लक्षण का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि यदि किसी तत्व के आपको गुणों का अध्ययन करना है, किसी तत्व के गुणों को समझना है, तो उन गुणों को हम किस गुण के आधार पर समझेंगे। मतलब आपके पास ऐसा कौन सा गुण है जिसकी सहायता से आप विभिन्न तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में तुलना कर सकते हो। किसी भी तत्व के सभी भौतिक गुणों की और रासायनिक गुणों की दूसरे तत्वों से तुलना करने के लिए कोई ना कोई आधार तो आपको चाहिए। जैसे मान लो एक अनजान बच्चे से आप मिले और उस अनजान बच्चे से आपको एक क्वेश्चन पूछना है। तो अब सबसे पहला सवाल ये खड़ा होगा कि सर क्वेश्चन यदि हमें उस बच्चे से पूछना है तो उसे किस लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे हम। क्या हम उसे फर्स्ट क्लास का लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, या सेकंड क्लास के लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, या थर्ड का, या फिर 12th का क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको यदि किसी बच्चे का नॉलेज पता करना है कि इसका ज्ञान कितना है, और आप पहली बार किसी बच्चे से मिल रहे हो, तो उसका ज्ञान पता करने के लिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन उस बच्चे से पूछना होगा कि आप कौन सी क्लास में हो। ये जो आपकी क्लास होती है ना, बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी जो क्लास होती है, उस क्लास से पता चल जाता है कि बच्चे को कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है। और क्लास पता होने के बाद आप उसका ज्ञान चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाता है कि एक लेवल क्या है बच्चे का। तो हम किसी भी बच्चे का यदि ज्ञान या उसके गुणों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उस बच्चे की क्लास पता होनी चाहिए कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है बेटे, बताओ ये बात समझ में आई क्या? इसी तरीके से यदि कोई तत्व आपके पास है और उस तत्व के आपको गुणों का पता लगाना है कि उसके अंदर कौन कौन से भौतिक गुण और कौन कौन से रासायनिक गुण हैं, तो उस तत्व का कोई ना कोई ऐसा लक्षण हमें पता होना चाहिए, ऐसा गुण पता होना चाहिए, जिसके आधार पर हम इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि इसमें कौन कौन से भौतिक गुण और रासायनिक गुण होंगे। और मेंडलीफ ने बताया कि वो लक्षण कहलाता है मूल लक्षण या मौलिक लक्षण। और मेंडलीफ ने कहा वो मूल लक्षण है परमाणु भार। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार होता है। और जब विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उस समय लगभग 63-64 तत्वों की खोज हुई थी, अब तो तत्व 118 हो चुके हैं। तो जब विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं, ऐसा मेंडलीफ ने कहा था। और यही मूल आवर्त नियम है।
कि जब विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। इस परिभाषा को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। एक लाइन में इस सारी बात को लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि इतना सारा लिखना है। तो यहां मैंने आपको 3 बातें बताई। सबसे पहली बात, मूल लक्षण क्या होता है? परमाणु भार होता है। दूसरी बात, जब विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तीसरी बात, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। देखो जरा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेंडलीव का मूल आवर्त नियम, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि इसके अनुसार, यानी मूल आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। बस यदि आपने इतना लिख दिया तो आपके पूरे नंबर हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, क्योंकि परमाणु भार ही मूल लक्षण है, मौलिक लक्षण है, ऐसा मानना था मेंडलीव का। तो इसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में हम रखते हैं, जिसका परमाणु भार सबसे कम है उसे सबसे पहले रख दिया, जिसका परमाणु भार उससे ज्यादा है उसे उसके बाद में रख दिया, जिसका परमाणु भार उससे भी ज्यादा है उसे उसके भी बाद में रख दिया, तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। अतः तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार है, ऐसा मानना था मेंडलीव का। मेंडलीव अपने समय तक बिल्कुल सही था। बाद में वैज्ञानिक आए जिन्होंने मेंडलीव के नियमों में और उसकी सारणी में कमी निकाली और उसमें मॉडिफिकेशन करा। ये सारी बातें आप 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हो, जो बात मैंने अभी आपको समझाई है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। अब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में यदि लिखने के लिए आता है तो हम क्या लिखेंगे? भाई, मेंडलीव के समय में लगभग 63 या 64 तत्वों की ही खोज हुई थी। अब तो तत्व 118 हैं। और मेंडलीव ने क्या किया था कि उन 63 या 64 तत्वों को उनके परमाणु भारों के, या परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हो आप, यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो आप परमाणु भार कहो या परमाणु द्रव्यमान कहो, एक ही बात है। तो मेंडलीव ने अपने समय में ज्ञात तत्वों को, चाहे वे 63 थे या 64 थे, उन्हें परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में उसने व्यवस्थित किया। और परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके उसने क्या करा, एक सारणी बनाई। और उस सारणी के अंदर एक खासियत थी। खासियत ये थी कि उसमें समान गुणों वाले तत्व एक समूह में थे, ग्रुप में थे। इस तरह उसमें समूह थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके समूह थे जिन्हें आप ग्रुप भी कह सकते हो। और इस तरीके से उसमें थी श्रेणियां। तो उसमें 8 तो समूह थे, 8 क्या थे? समूह, और 12 थी उसमें श्रेणियां। ये पड़े कॉलम जो थे वे तो श्रेणियां थे, और कितने थे? 12। और खड़े कॉलम जो थे वे थे वर्ग या समूह या ग्रुप, और वे कितने थे? 8। ठीक है, अभी हम सारी बातों के बारे में समझेंगे एक एक करके। तो उन्होंने जो सारणी बनाई उसमें एक ग्रुप के, एक समूह के जितने भी तत्व थे उनके लक्षण, उनके गुण एक जैसे थे। और इस सारणी को उन्होंने कहा मूल आवर्त सारणी। क्या कहा? मूल आवर्त सारणी। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो जरा। मेंडलीव ने जब अपने समय में ज्ञात तत्वों को, उनके समय में जितने भी तत्व ज्ञात थे, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी बनाई जिसमें समान गुणों वाले तत्व समान समूह में थे। इस सारणी को मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी कहा गया। मेंडलीव की कर लो। मेंडलीव ने अपने समय में, जब तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है यहां, मेंडलीव ने अपने समय में ज्ञात तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी बनाई
जिसमें समान गुणों वाले तत्व समान समूह में थे। इस सारणी को मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहा गया। बस मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कैसे बनी थी कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में उसने तत्वों को रखा था, और ये है आवर्त सारणी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो आपको नजर आ रही है। देख लो एक बार, इस सारणी में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो खड़े कॉलम हैं, खड़े कॉलम कितने हैं, इसमें 8 हैं खड़े कॉलम। और इन खड़े कॉलम को हम कहते हैं, या ऊर्ध्वाधर कॉलम कह दो, इन्हें कहते हैं हम वर्ग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये क्या है, वर्ग हैं। और इसी तरीके से जो पड़े कॉलम हैं, जिसे आप कहते हो क्षैतिज कॉलम, ऐसे, तो क्षैतिज कॉलम जो हैं इन्हें कहते हैं श्रेणियां। वैसे आप इन्हें पीरियड भी कह सकते हो, आवर्त भी कह सकते हो, पर इन्हें श्रेणियां कहा गया था। क्या कहा गया था, श्रेणियां कहा गया था। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर इस आवर्त सारणी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब हम बात करेंगे मूल आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में। आपको दिखाई दे रही होगी मूल आवर्त सारणी, और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में अब हमें समझना है। और एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं बताओ, कि इस मूल आवर्त सारणी में कौन कौन सी विशेषताएं थी, क्या क्या इसके अंदर खासियत थी, उसके बारे में हमें समझना है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और ध्यान से देखेंगे इस आवर्त सारणी को। ठीक है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहली विशेषता, मूल आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। तो आपको यहां दिखाई दे रही है 12 क्षैतिज पंक्तियां। तो 12 क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज का मतलब तो समझते हो आप, क्षैतिज कहते हैं इसे, ये क्षैतिज है और ये है ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज है और ये है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो इन 12 क्षैतिज पंक्तियों को देखो आप, इन 12 क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा गया था, श्रेणियां। क्या कहा गया था, श्रेणियां। नंबर 2, दूसरी विशेषता, मूल आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी। देखो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कितनी है इसमें, ऐसी पंक्तियां कितनी है बताओ, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कितनी है, 8 हैं, जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। इन्हें कहते हैं वर्ग या समूह, या आप इंग्लिश में कह सकते हो ग्रुप। क्या कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो। तो क्या कहा गया, इन्हें वर्ग या समूह कहा गया। तो पेपर में इस तरह का सवाल आता है कि मूल आवर्त सारणी में कितनी श्रेणियां थी। तो श्रेणियां कितनी हैं, श्रेणियां तो हैं इसमें 12। ठीक है बेटे, श्रेणियां कितनी हैं, 12, तो इसमें श्रेणियां हैं। और वर्ग या समूह कितने हैं, 8। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तीसरी विशेषता पे आते हैं, प्रत्येक श्रेणी में अधिकांश तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। हर एक श्रेणी में जो तत्व रखे गए थे उनमें से ज्यादातर तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में ही रखा गया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तत्वों को तो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में ही रखना है, जब मूल आवर्त नियम में इस बात को समझाया गया है। मूल आवर्त नियम में क्या समझाया गया है, मूल आवर्त नियम में समझाया गया है जब विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं, एक निश्चित अंतर के बाद। तो जब मूल आवर्त नियम हमें बता रहा है कि सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना है, तो अब यहाँ इस बात को क्यों लिखा है कि प्रत्येक श्रेणी में अधिकांश तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। अब ऐसा क्यों नहीं लिखा गया कि सभी तत्वों को, अधिकांश तत्वों को क्यों रखा गया है, इसका मतलब कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ना रखकर परमाणु भार के घटते हुए क्रम में रखा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, रखा है। क्यों रखा है उसका भी एक कारण है, अभी डिस्कस करेंगे हम उसे। नंबर 4, चौथी विशेषता पर आते हैं। चौथी विशेषता क्या थी, मूल आवर्त सारणी में एक वर्ग या समूह के तत्वों के गुण समान होते हैं। जो तत्व एक वर्ग या एक समूह में होते हैं वे गुणों में समानता दिखाते हैं, उनके सबके गुण एक जैसे होते हैं। जो तत्व पहले वर्ग में होंगे, भाई कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ, 8। कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं, 8। ये जो खड़े कॉलम है इन्हें ही कहते हैं वर्ग। तो पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन सबके गुण एक जैसे हैं, दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन सबके गुण एक जैसे हैं।
तीसरे वर्ग वाले तत्वों के गुण एक जैसे हैं, चौथे वर्ग वाले तत्वों के गुण एक जैसे हैं, और जो आठवें वर्ग के तत्व हैं उनके सबके गुण एक जैसे हैं। तो यूं कहा गया है कि मूल आवर्त सारणी में एक वर्ग या समूह के तत्वों के गुण समान होते हैं। यही तो विशेषता थी इस आवर्त सारणी की। नंबर 8, नंबर 5, गुणों को मिलाने के कारण मेंडलीफ ने कुछ स्थानों पर तत्वों का परमाणु भार बढ़ते क्रम में न रखकर घटते क्रम में रख दिया था। देखो ये पॉइंट बहुत कम बच्चों के समझ में आता है। भाई मेंडलीफ को मूल आवर्त नियम दिया था, मेंडलीफ ने मूल आवर्त नियम में बताया था कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना है, क्योंकि परमाणु भार होता है मौलिक लक्षण या मूल लक्षण। पर जब मेंडलीफ आवर्त सारणी बना रहा था ना, तो इस आवर्त सारणी को बनाते समय मेंडलीफ ने केवल परमाणु भार पर ही ध्यान नहीं दिया, उसने एक चीज पर और ध्यान दिया, और वो था गुण। अब गुणों पे ध्यान देने का क्या मतलब है? गुणों पे ध्यान देने का मतलब है कि उसने इस बात को भी देखा कि पहले वर्ग में जो तत्व आ रहे हैं उनके सबके गुण एक जैसे होने चाहिए। दूसरे वर्ग अर्थात दूसरे समूह अर्थात दूसरे ग्रुप में जो तत्व आ रहे हैं उनके गुण एक जैसे होने चाहिए। पांचवें वर्ग में जो तत्व आ रहे हैं उनके गुण एक जैसे होने चाहिए। छठे वर्ग में जो तत्व आ रहे हैं उन सभी तत्वों के गुण एक जैसे होने चाहिए। सातवें वर्ग में जो तत्व आ रहे हैं उन सभी तत्वों के गुण एक जैसे होने चाहिए। तो वो परमाणु भारों के साथ साथ, भाई परमाणु भार का बढ़ता क्रम होना चाहिए, अच्छी बात है, पर परमाणु भार के साथ साथ वो गुणों की समानता पर भी ध्यान दे रहा था। अर्थात वो इस बात पर भी ध्यान दे रहा था कि इस वर्ग में जो तत्व आया है क्या उस तत्व के गुण इस वर्ग के अन्य तत्वों से मिलते हैं। तो इस चक्कर में उसने क्या करा कि गुणों को मिलाने के चक्कर में कुछ जगह उसने गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी करी? गड़बड़ी यो करी कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखना था, पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ना रखकर उसने कहीं कहीं परमाणु भार के घटते क्रम में तत्वों को रख दिया। और ऐसा उसने इसलिए किया जिससे वो तत्व जिस वर्ग में आ रहा है उस वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में समानता दिखाए, इसलिए करा उसने ऐसा। तो उसने यहाँ जुगाड़ बिड़ा दिया, इस तरह का जो है एक अरेंजमेंट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसका ध्यान केवल परमाणु भार पर नहीं था, उसका ध्यान गुणों पर भी था कि गुण भी मिलने चाहिए वर्ग से। तो देखो 5वें नंबर पे हम क्या पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। गुणों को मिलाने के कारण मेंडलीफ ने कुछ स्थानों पर तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में न रखकर, तत्वों को आना चाहिए, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में न रखकर घटते क्रम में रख दिया था, जो उसके मूल आवर्त नियम के विरुद्ध था। भाई मूल आवर्त नियम में उसने सारी दुनिया को क्या सिखाया? उसने कहा कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार है, अर्थात जब विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। यही तो था मूल आवर्त नियम। तो अपनी सारी दुनिया को तो अपने आप उसने सिखाया कि परमाणु भार मूल लक्षण है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखना है, और अपने आप ही अपने नियम का पालन नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप किसी गलत काम से अपने छोटे भाई बहन को या छोटे बच्चों को रोकते हो और अपने आप उस काम को करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि आपको दिन भर पढ़ना चाहिए, आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, आपको चाउमीन नहीं खानी चाहिए, आपको मोमोज नहीं खाने चाहिए। यदि मैं आपको कहूंगा कि आपको चाउमीन और मोमोज नहीं खाने चाहिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं ऐसा, और अपने आप जो हूँ चाउमीन और मोमोज खा रहा हूँ, तो यदि मैं आपको तो मना कर रहा हूँ और अपने आप खा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नियम क्या दूसरों के लिए ही है? अपने लिए भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, यदि मैं आपको सिखाता हूं कि सच बोलना चाहिए और अपने आप बोलता हूं झूठ, तो इसका मतलब मैं अपने नियम का अपने आप ही पालन नहीं करता हूं। ठीक है बेटे, तो ऐसा ही हुआ था मेंडलीफ के साथ। मेंडलीफ ने सारी दुनिया को सिखाया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हमें रखना है, और अपने आप ही उस बढ़ते हुए क्रम को कहीं कहीं घटता हुआ क्रम कर दिया। और क्यों कर दिया? गुणों को मिलाने के कारण। ये 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। छठा पॉइंट देखो, मूल आवर्त सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब मूल आवर्त सारणी बनाई, देखो आप देख लो आवर्त सारणी में
कि इसमें कुछ जगह आपको ऐसी नजर आ रही होंगी कि यहाँ तो कोई तत्व लिखा ही नहीं हुआ है, यहाँ भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। भाई जब मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी बनाई थी, लगभग 63-64 तत्वों की खोज हुई थी उस समय, जब उसने स्टार्ट करा था अपना काम। धीरे धीरे फिर नए तत्वों की खोज होती चली गई और अब तो 118 हैं। तो मेंडलीफ ने जब मूल आवर्त सारणी बनाई तो उस समय आवर्त सारणी बनाते समय उसने कुछ जगह, कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे, क्योंकि उन स्थानों पर आने वाले तत्वों की खोज उस समय तक नहीं हुई थी। अब जो स्थान खाली छोड़ दिए, उन स्थान पे जो तत्व आने थे जिनकी खोज अब तक नहीं हुई थी, उन तत्वों के गुण खोज से पहले ही उसने बता दिए थे। ये था उसका दिमाग। दिमाग बहुत तेज था। मतलब जो तत्व जिनकी खोज नहीं हुई है, उन तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी मेंडलीफ ने खोज से पहले ही कर दी थी कि भाई यहाँ जो तत्व आएगा उसका मुझे नाम नहीं पता है क्या है, पर यहाँ जो तत्व लिखा जाएगा भविष्य में उसके सारे गुण मुझे पता है कि उसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे। और जब उन तत्वों की खोज हुई तो उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। यानी उसने जो गुण बताए थे खोज से पहले, वे ही गुण देखने को मिले वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिकों ने वास्तविकता में इस बात को बहुत उसमें लिया, बहुत विशेषता दी, बहुत तूल दिया इस बात को कि वास्तविकता में मेंडलीफ कोई छोटा मोटा वैज्ञानिक नहीं था, वो बहुत दिमाग वाला वैज्ञानिक था, बहुत शार्प माइंडेड था। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि मूल आवर्त सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे, क्योंकि उन स्थानों पर आने वाले तत्वों की खोज उस समय तक नहीं हुई थी। परंतु खोज से पूर्व ही, पूर्व माने पहले, खोज से पहले ही उनके गुणों की भविष्यवाणी कर दी थी। किनके गुणों की? जिन तत्वों की खोज हुई ही नहीं है, उनके गुण खोज से पहले ही बता दिए मेंडलीफ ने, जो सत्य थी। और यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच थी। जब उन तत्वों की खोज हुई तो वैज्ञानिकों को पता चला कि ये जो भविष्यवाणी करी थी मेंडलीफ ने बिल्कुल सही थी। अब आखिरकार उसने कौन सा फार्मूला फिट करा, कौन सा फार्मूला अप्लाई करा जिससे उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली, इन सभी बातों के बारे में आज ही डिस्कस करेंगे हम। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटे मूल आवर्त सारणी का महत्व, या फिर आप कह सकते हो मूल आवर्त सारणी की उपयोगिता। अर्थात मूल आवर्त सारणी हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, उसका क्या महत्व है। ठीक है, देखते हैं। हमारा हेडिंग है मूल आवर्त सारणी का महत्व, या फिर आप उपयोगिता भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला महत्व क्या है? तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। जो तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हमें मिलती है वो आवर्त सारणी से मिलती है। कैसे? देखो समझो। मान लो आपके पास 63 तत्व हैं और 63 तत्वों का आपको अलग अलग अध्ययन करना है। तो पहले तत्व के भौतिक गुण, रासायनिक गुण आपने पढ़े, फिर दूसरे तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़े, फिर तीसरे तत्व के भौतिक रासायनिक गुण और उपयोग पढ़े, फिर चौथे तत्व के पढ़े। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जब आप 20वें या 21वें तत्व के गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हो तो आप पहले तत्वों को भूल जाओगे, उनके गुणों को भूल जाओगे। तो उस समय तो 63-64 तत्व ज्ञात थे, तो 63-64 तत्वों का अलग अलग अध्ययन करना बहुत मुश्किल था। और जब मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी बनाई तो मूल आवर्त सारणी में थे केवल 8 वर्ग। क्या थे? केवल 8 वर्ग, या 8 समूह कह दो, या 8 ग्रुप कह दो। और एक बात का भी आपको पता है कि किसी भी वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं, किसी भी समूह में जितने भी तत्व होते हैं, या किसी भी ग्रुप में जितने भी तत्व या एलिमेंट्स होते हैं, उनके सबके गुण एक जैसे होते हैं। ये बात तो मेंडलीफ ने बताई थी। तो अब 63 या 64 तत्वों का अलग अलग अध्ययन ना करके केवल 8 वर्गों के अध्ययन से ही सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन हो पा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा थी। और यदि आप इस बात को नहीं समझते हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो मैं आपको कह दूं कि हमारे पास जो है 63 बच्चे हैं और 63 बच्चों को आपको पढ़ाना है बारी बारी से। तो बताओ 63 बच्चों को आप बारी बारी से पढ़ा सकते हो क्या? और यदि पढ़ा सकते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन्हें उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाओगे 63 बच्चों को।
एक बच्चे को आपने 10 मिनट दिए, दूसरे को आपने 5 मिनट दिए, किसी को आपने 15 मिनट दिए। क्या उन्हें सही तरीके से आप हर एक बच्चे को पढ़ा सकते हो? किसी को आपने ABCD कराई, किसी को आपने केवल 1 2 3 4 ही कराया, और किसी बच्चे को आपने ए आ कै खे ही कराया सिर्फ। तो क्या सभी बच्चे को आप सारे जितने 63 बच्चे आपको पढ़ाने के लिए दिए गए हैं, क्या उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो? एक एक करके बारी बारी से नहीं पढ़ा सकते हो। और यदि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप उन बच्चों के ग्रुप्स बनाओगे उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जिन्हें आप कहते हो क्लासेस, कक्षाएं। तो यदि आप कक्षाओं के हिसाब से पढ़ाओगे तो ऐसा हो सकता है कि उन 63 बच्चों में से 30 बच्चे एक ही कक्षा के हों, तो उन 30 बच्चों को एक साथ कक्षा में बिठाकर आप पढ़ा सकते हो, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसे हम कहते हैं स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम जब लागू हुआ तो इसमें सबसे अच्छा फायदा यही हुआ कि बहुत सारे बच्चों को हम एक साथ पढ़ा पाए। पहले तो गुरुकुल व्यवस्था थी, और गुरुकुल व्यवस्था में तो जो गुरु होते थे वे एक एक बच्चे को पढ़ाते थे अलग अलग से। तो एक गुरु अपने पूरे जीवन पर्यंत कितने विद्यार्थियों को पढ़ा सकता था? बहुत कम। और अब जब से हम स्कूल सिस्टम को अप्लाई किए हैं तो स्कूल सिस्टम में क्या देखने को मिलता है कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 120 बच्चे हैं, किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, किसी में 70 बच्चे हैं। तो एक साथ बहुत सारे बच्चों को ज्ञान दिया जा सकता है। इसका मतलब बच्चों को पढ़ाना आसान हो गया है। इसी तरीके से मेंडलीफ के समय में जो 63-64 तत्व थे, उन 63-64 तत्वों का अलग अलग अध्ययन करना बहुत मुश्किल था, और अब उन 63-64 तत्वों का अध्ययन करना आसान इसलिए हो गया था क्योंकि मेंडलीफ ने उन 63-64 तत्वों को 8 वर्गों में बांट दिया था, और हर एक वर्ग में जितने भी तत्व आ रहे थे उनके सबके गुण एक जैसे थे। अब 63 या 64 तत्वों को अलग अलग नहीं समझना था, केवल 8 वर्गों को समझने से ही सभी तत्वों का अध्ययन हो पा रहा था। तो बताओ, अध्ययन में सुविधा मिली या नहीं मिली? मिली ना सुविधा। तो हमारा पहला पॉइंट है तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। मूल आवर्त सारणी द्वारा केवल 8 वर्गों के अध्ययन मात्र से सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग के सभी तत्वों के गुण एक जैसे अर्थात एक समान होते हैं। एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं उनके सबके गुण एक जैसे हैं। तो अध्ययन में सुविधा मिली ना, और अध्ययन में सुविधा के लिए ही आवर्त सारणी बनाई गई थी। आवर्त सारणी इसीलिए बनाई गई थी जिससे अध्ययन में सुविधा हो। आपके स्कूल में 1500-2000 बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को सुविधा से, आसानी से, सरलता से पढ़ाने के लिए ही तो क्लासेस बनाई गई हैं। नहीं तो 1500 बच्चों के लिए 1500 टीचर्स चाहिए थे, और कहां से लाते इतने टीचर? मुश्किल था बहुत। ठीक है बेटे, तो उसके बाद देखते हैं नंबर 2, दूसरा क्या महत्व है सही परमाणु भार व संयोजकता ज्ञात करने में। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसे आप कहते हो मूल आवर्त सारणी, तो उस आवर्त सारणी में हर एक तत्व की अलग अलग स्थिति थी, और किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति से हम पता कर सकते थे कि उस तत्व का सही परमाणु भार क्या है और सही संयोजकता क्या है। और ऐसे बहुत से तत्व थे जिनके सही परमाणु भार और सही संयोजकता वैज्ञानिकों को ज्ञात नहीं थी, पता नहीं थी, और उनके सही परमाणु भार और सही संयोजकता ज्ञात करने के लिए मूल आवर्त सारणी ने बहुत ज्यादा मदद की, बहुत ज्यादा सहायता की। ठीक है बेटे, तो मूल आवर्त सारणी से हम विभिन्न तत्वों के सही परमाणु भार व संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। देखो, मूल आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति से उसका सही परमाणु भार व संयोजकता ज्ञात की जा सकती है। इसे अनेक तत्वों पर लागू किया गया है। ऐसे बहुत से तत्व थे जिनके सही परमाणु भार या सही संयोजकता ज्ञात नहीं थे, और मूल आवर्त सारणी से यह संभव हो पाया है कि हमने बहुत से तत्वों की सही संयोजकता और सही परमाणु भार प्राप्त कर लिए हैं। अब देखते हैं तीसरे महत्व को। नंबर 3, नए तत्वों की खोज में सहायता। नए तत्वों की खोज में सहायता बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है इसका, या फिर अनुप्रयोग है, या फिर लाभ है, या महत्व है।
मतलब इस बात को बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बहुत कम समझते हैं इस तीसरे पॉइंट को, नए तत्वों की खोज में सहायता। देखो आपको पता है, जब मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी बनाई थी, तो मूल आवर्त सारणी बनाते समय उसने बहुत सारे स्थान खाली छोड़ दिए थे, क्योंकि अब तो 118 तत्व हैं। क्या उस समय 118 तत्वों की खोज हुई थी? नहीं हुई थी। तो पक्की बात है कि बहुत सारी जगह तो खाली छूटनी ही थी। तो जो स्थान उसने खाली छोड़ दिए थे, उन स्थानों पर कौन से तत्व आएंगे उनका नाम तो उसने नहीं बताया था, पर उन स्थानों पर जो तत्व भविष्य में लिखे जाने हैं, उन तत्वों के अंदर कौन कौन से गुण होंगे, गुण उसने खोज से पहले ही बता दिए थे। जरा ध्यान से सुनियो, दिमाग में थोड़ा जोर पड़ेगा। मेंडलीफ ने जिन स्थानों को खाली छोड़ा था, उन स्थानों पर आने वाले तत्वों के गुण खोज से पहले ही बता दिए थे मेंडलीफ ने। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि वैज्ञानिकों को उन तत्वों को खोजने में बहुत सहायता मिली, क्योंकि गुण पहले ही बता दिए थे। तो इसलिए यहां बहुत हेल्प मिली वैज्ञानिकों को नए तत्वों को खोजने में, क्योंकि मेंडलीफ ने खोज से पहले ही उन तत्वों के गुण बता दिए थे। ठीक है। अब यहां कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर समझ में ही नहीं आया कुछ भी, क्या बता रहे हो आप? बेटे इस चीज को समझना ही तो मुश्किल है बस। देखो अच्छा, मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि मेंडलीफ ने खोज से पहले तत्वों के गुण बता दिए, तो वैज्ञानिकों को उन गुणों के द्वारा हेल्प मिली उन तत्वों को खोजने में। अब ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, कुछ बच्चों की तो समझ में आ गई होगी, पक्की बात है। और यदि कोई बच्चा मन में यूं सोच रहा है कि मेरी समझ में आ गई है परंतु उसकी समझ में नहीं आई है, तो सुनो ध्यान से, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक उदाहरण। मतलब खोज से पहले गुणों का पता होना किस तरीके से हेल्पफुल रहा वैज्ञानिकों के लिए उन तत्वों को खोजने में, इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। ध्यान से सुनिए जरा, बिल्कुल ध्यान से। चलो सपोज करते हैं, मान लो हम सारे सीआईडी ऑफिसर्स हैं, हम सब पढ़ लिख कर सीआईडी ऑफिसर्स बन गए हैं। मान लो हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं और हमारा हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, हमारा हेडक्वार्टर है। और हमारे जो हेड हैं उन्होंने हमारे पास अर्जेंट कॉल की है और हम उस अर्जेंट कॉल पर दिल्ली पहुंच गए हैं और हमारी मीटिंग हुई है वहां एक। थोड़ा ध्यान से समझना, बच्चों का खेल नहीं खेल रहे हैं बिल्कुल भी। हम सब क्या हैं? सीआईडी ऑफिसर। और हमारी एक अर्जेंट मीटिंग कहाँ है? दिल्ली में अर्जेंट मीटिंग है और हम अर्जेंट मीटिंग में पहुंच गए हैं, सब पहुंच चुके हैं वहां। लगभग 20-25 आदमी हैं सीआईडी ऑफिसर्स। अब हुआ क्या? हुआ ये कि उस मीटिंग में हमें एक टारगेट दिया गया। टारगेट दिया गया कि एक आतंकवादी है या एक उग्रवादी है और उसे पकड़ना है। ठीक है, सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन था। कितना इंस्ट्रक्शन था? एक आतंकवादी है, उसे पकड़ना है। तो हम सब वहां से निकले और हमें टाइम दिया गया 1 महीने का, कि 1 महीने का आपके पास टाइम है, एक मंथ का आपके पास टाइम है। 1 मंथ में एक उग्रवादी को आपको पकड़ना है, वो बहुत खतरनाक है। बस इतनी बात बताई और कुछ नहीं बताया। तो हम पूरे देश में फैल जाएंगे। हम फैल गए पूरे देश में, और पूरे देश में फैल के हम हर एक आदमी को पकड़ के कहने लग गए कि हाँ भाई तू आतंकवादी है, हाँ भाई तू उग्रवादी है। और पकड़ के हर एक को हम पूछने लग गए। 1 महीना पूरा बीत गया और 1 महीना बीतने के बाद हमारे पास फिर कॉल आया कि आज इतने बजे, कल इतने बजे आपकी अर्जेंट मीटिंग है हेड ऑफिस में, जल्दी आ जाओ। तो हम मीटिंग में पहुंचे 1 महीने बाद। 20-25 आदमी थे, हम पहुंच गए मीटिंग में। और पहुंचने के बाद हमारे से रिपोर्ट ली गई कि बताओ वो उग्रवादी, वो आतंकवादी आपने पकड़ा है या नहीं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमने नहीं पकड़ा है। क्यों नहीं पकड़ा है? क्योंकि हमें उसका कुछ पता ही नहीं था। हमें आपने सिर्फ टारगेट ये दिया था कि आतंकवादी को पकड़ो, उग्रवादी को पकड़ो। तो क्या हम उसे पकड़ पाए हैं? क्या हम उसे ढूंढ पाए हैं? हम उसे नहीं ढूंढ पाए हैं, हम उसे नहीं पकड़ पाए हैं। अब उन्होंने हमें उस मीटिंग में कहा कि भाई वो जो आतंकवादी है, जो उग्रवादी है, उसका कद 5 फुट 6 इंच है। उसका कद कितना है? 5 फुट 6 इंच। और उसका रंग गोरा है और उसकी दाढ़ी मूछ ऐसी है और वो ऐसे कपड़े पहनता है और ज्यादातर इन इन स्थानों पर पाया जाता है। और उसके अंदर एक खासियत यह है कि वो ज्यादातर कार में चलता है और उस कार के काले रंग के शीशे होते हैं। ठीक है।
और वो हमेशा इतने आदमियों को अपने साथ रखता है, और वो ज्यादातर अब तक भूतकाल में अब तक इन इन मोबाइल नंबर्स को उसने यूज किया है, और उसके कांटेक्ट इन इन आदमियों से हैं, और उसकी आवाज ऐसी है, वो इस मोबाइल फोन का यूज करता है। मतलब कहने की बात यह है कि उसके बहुत सारे गुण हमें बता दिए। तो यदि हमारे जो हेड थे उन्होंने हमें गुण बताए उस आतंकवादी के बहुत सारे, और फिर हमें छोड़ दिया कि 1 महीने का टारगेट है, तो मुझे यूं बताओ, जब हमने उसके गुणों का पता लगा लिया है, उसके गुण हमें पता लग गए हैं, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप 1 महीने में नहीं, शायद 1 या 2 दिन में ही उसे पकड़ लोगे, और सारे देश में ना फैल के उन स्थानों पर फैलोगे जिन स्थानों पर उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो अब हमारी टीम उस आतंकवादी को 1 या 2 दिन में ही पकड़कर और लेकर आ जाएगी। बताओ, ये बात समझ में आती है क्या आपके? मतलब जब हमें किसी व्यक्ति के गुणों का पता ही नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को ढूंढेंगे कैसे? बड़ा मुश्किल काम होगा। और यदि किसी व्यक्ति के गुणों का हमें पता है, तो उसे ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा ही हुआ था बिल्कुल मेंडलीव के साथ। नए तत्वों की खोज में सहायता इसने किस प्रकार की? इस प्रकार की कि इसने विभिन्न तत्वों के जिनकी खोज नहीं हुई थी उनके गुण बता दिए, पहले ही भविष्यवाणी कर दी। और भविष्यवाणी करने से क्या हुआ? भविष्यवाणी करने से यह हुआ कि उन तत्वों के गुणों का पता जब वैज्ञानिकों को चला, तो वैज्ञानिकों को उन तत्वों को ढूंढने में बहुत हेल्प मिली, बहुत सहायता मिली। इसीलिए वैज्ञानिक उन तत्वों की खोज कर पाए जल्दी जल्दी, और आज वे तत्व संख्या में कितने हो गए हैं? 118 हो गए हैं। 118 तत्वों की खोज आज हो चुकी है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मूल आवर्त सारणी के दोष, कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कौन कौन सी कमियां थी। और ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या क्या हैं? सबसे पहला दोष क्या था? सबसे पहली कमी क्या थी? परमाणु भार का घटता क्रम। ये बात मैंने अभी आपको समझाई भी थी कि मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी बनाते समय केवल परमाणु भार पर ध्यान नहीं दिया था, उसने इस बात पर भी ध्यान दिया था कि एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के गुण समान होने चाहिए। तो गुणों को मिलाने के चक्कर में उसने कुछ जगह क्या किया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ना रखकर घटते क्रम में रख दिया। अर्थात अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रख दिया और कम परमाणु भार वाले तत्व को रख दिया बाद में। ऐसा इसलिए किया क्योंकि गुणों में समानता मिल जाए समूह के तत्वों में। अब देखो, इसमें लिखा है कि मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी में गुणों को मिलाने के लिए कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले व कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में रखा है। जो बाद में रखा है, जो उसके मूल आवर्त नियम के विरुद्ध है। तो मूल आवर्त नियम के विरुद्ध तो है ही, जैसे CO का परमाणु भार है 58.9, इसे Ni का परमाणु भार है 58.7 से पहले रखा गया है। देखो, ये 58.9 अधिक है ना, और 58.7 है कम। तो ज्यादा परमाणु भार वाला तत्व CO तो रख दिया उसने पहले, और कम परमाणु भार वाला तत्व Ni निकिल रख दिया उसने बाद में। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना चाहिए था ना, जब सारी दुनिया को आप सिखा रहे हो कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार है, और जब विभिन्न तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। ऐसा आप जब सिखा रहे हो, सारी दुनिया को एक नियम बता रहे हो, तो अपने आप उस नियम पर आप क्यों नहीं चल रहे हो? ठीक है, तो यहां क्या है कि अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रख दिया और कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में रख दिया। तो ये अपने आप में एक दोष है, एक कमी है मूल आवर्त सारणी की, जो अपने नियम को ही फॉलो नहीं कर रही है। उसके बाद आते हैं नंबर 2 पर। दूसरी क्या कमी थी? समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थान पर रखना। Cu व Hg के गुण समान होने पर भी इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं। ये तो एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ कि कॉपर और मरकरी, इनके गुण लगभग एक जैसे होते हैं, फिर भी इन्हें अलग अलग वर्गों में अलग अलग समूह में रखा गया था। ये भी अपने आप में एक कमी थी
ये भी अपने आप में एक दोष था। नंबर 3, भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना। देखो BAMgCa के साथ CdHg को एक ही वर्ग में रखा गया है, जबकि इनके गुणों में बहुत कम समानता होती है। तो जब इनके गुणों में बहुत कम समानता है, बहुत कम गुण एक जैसे हैं, एक दूसरे जैसे हैं, तो इन्हें एक वर्ग में क्यों रख दिया फिर? इन्हें तो जब इनके गुणों में अंतर है, गुण भिन्न भिन्न है, तो इन्हें अलग अलग वर्गों में रखना चाहिए था। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक कमी है। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पर, हाइड्रोजन का स्थान। देखो हाइड्रोजन का स्थान तो आज तक किसी भी वैज्ञानिक पर सही नहीं हो पाया है। भाई आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दी, मेंडलीफ के बाद आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मोजले ने दी, मोजले के बाद रोंग, बर्नर और बरी ने दी, और अब भी वैज्ञानिक लगातार आवर्त सारणियों को बनाने में लगे हुए हैं। पर ये जो समस्या है ना, हाइड्रोजन का स्थान, इस समस्या को कोई भी वैज्ञानिक अभी तक हल नहीं कर पाया है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के स्थान में क्या समस्या थी? भाई हाइड्रोजन के गुण पहले वर्ग से मिलते हैं, हाइड्रोजन के गुण पहले वर्ग से मिलते हैं। पहले वर्ग में कौन है? क्षार धातु है, Li, Na, K, Rb, CSFr ये हैं। तो हाइड्रोजन के गुण पहले वर्ग से मिलते हैं, अच्छी बात है। हाइड्रोजन के गुण 7वें वर्ग से भी मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हेलोजन, FCl, Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन के गुण पहले वर्ग से भी मिलते हैं, और हाइड्रोजन के गुण 7वें वर्ग के तत्वों अर्थात हेलोजनों से भी मिलते हैं। पर हाइड्रोजन को तो केवल पहले वर्ग में ही रखा गया है। जब हाइड्रोजन के गुण पहले वर्ग के तत्वों से भी मिलते हैं, 7वें वर्ग के तत्वों से भी मिलते हैं, तो हाइड्रोजन को केवल पहले वर्ग में ही क्यों रखा गया है? क्या उसे केवल 7वें वर्ग में नहीं रखा जा सकता था? क्या उसे पहले और 7वें दोनों वर्गों में नहीं रखा जा सकता था? तो ये अपने आप में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सवाल खड़े होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक कमी है मूल आवर्त सारणी की, हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन को केवल पहले वर्ग में रखा गया है, जबकि हाइड्रोजन के गुण क्षार धातु यानी पहले वर्ग व हेलोजन अर्थात 7वें वर्ग दोनों से मिलते हैं, तो उसे केवल पहले वर्ग में ही क्यों रखा है? उसके बाद 5वीं कमी आती है समस्थानिकों का स्थान। भाई समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जब इनके परमाणु भार अलग अलग हैं, तो इन्हें अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए ना। जब आप आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर ही बना रहे हो, तो इन 3 उदाहरण देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1s1, 1s2, 1s3। इन तीनों के परमाणु भार अलग अलग हैं, पर फिर जब इनके परमाणु भार अलग अलग हैं, तो इन्हें मूल आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है ना। पर हाइड्रोजन को तो एक ही स्थान पर रख रखा है, केवल पहले वर्ग में। जब इनके परमाणु भार अलग अलग है, तो इन्हें एक जगह कैसे रख दिया? पहले वर्ग में जो हाइड्रोजन रखा है वहीं 1s1 है, वहीं 1s2 है और वहीं 1s3 है, वो सारा हाइड्रोजन वहीं है। 3 जगह रखा जाना चाहिए था हाइड्रोजन। इसी तरह 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन के भी तो समस्थानिक होते हैं। क्या ऑक्सीजन को आवर्त सारणी में 3 जगह रखा है? नहीं, ऑक्सीजन को तो आवर्त सारणी में केवल एक जगह ही रख रखा है। भाई ऑक्सीजन के जितने भी संभारिक हैं, जितने भी समस्थानिक हैं, उन्हें अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था ना। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों को अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था जब इनके परमाणु भार अलग अलग हैं। और आप आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बना रहे हो, तो इन्हें एक जगह क्यों रख दिया? भाई अपने नियम का ही आप उल्लंघन कर रहे हो। देखो जरा, समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होने पर भी उन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। जैसे 1s1, 1s2, 1s3 को एक ही स्थान पर रखा गया है, पहले वर्ग में इन्हें रखा है और एक ही जगह H लिख दिया है बस। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली कमियां देखते हैं। अगली कमियां क्या हैं? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब बात करते हैं आवर्त सारणी की छठी कमी के बारे में। मूल आवर्त सारणी में छठी कमी क्या थी? समभारिकों का स्थान। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये समभारिक हैं, 18 Ar40, 19 K40, 20 CH40। समभारिक उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु भार समान हो। समान है ना परमाणु भार? तो यदि इनके परमाणु भार समान हैं,
तो इन तीनों को एक स्थान पर ही रखना चाहिए था, क्योंकि मूल आवर्त सारणी परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई थी और उसके अनुसार तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार होता है। तो AR, K और Ca इन तीनों तत्वों को एक ही जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इनके परमाणु भार समान हैं। पर क्या इन्हें एक जगह रखा गया है? क्या इन्हें एक स्थान पर रखा गया है? इन्हें तो अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। भाई, आपने इन तीनों को अलग अलग स्थानों पे क्यों रख दिया जब इनके परमाणु भार एक जैसे हैं? और जब आपने मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई है, आपने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा है और इन तीनों के परमाणु भार एक जैसे हैं, तो इन्हें एक स्थान पर क्यों नहीं रखा? तो ये भी अपने आप में एक बड़ी कमी थी। यहाँ लिखा है समभारिकों के परमाणु भार समान होने पर भी उन्हें अलग अलग स्थान पर रखा गया है या रखा गया था, एक ही बात है। जैसे 18 AR 40, 19 K 40, 20 CA 40 को अलग अलग स्थान पर रखा गया था। ठीक है, ये भी एक कमी थी। नंबर 7, सातवीं कमी, अक्रिय गैसों का स्थान। मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था। भाई, जब आपने सभी तत्वों के लिए स्थान छोड़ा था, तो अक्रिय गैसों के लिए आपने कोई स्थान क्यों नहीं छोड़ा? ये भी अपने आप में कमी थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी कमियां हैं, पर मुख्य रूप से इन कमियों को, ये कितनी कमी मैंने बताई, कितने दोष बताए? 7। ये 7 दोष तो आपको याद रखने ही है। भाई, मूल आवर्त सारणी में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के लिए भी कोई स्थान नहीं था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, पर मुख्य रूप से ये 7 आपको ध्यान रखनी है। अब आपको मैं देता हूं कुछ क्वेश्चन घर से करने के लिए, आप इनके आंसर अपनी नोटबुक में लिख लोगे। होमवर्क में सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल आवर्त सारणी किस गुण के आधार पर बनाई गई थी? बताओ, मूल आवर्त सारणी पता है ना किस गुण के आधार पर बनाई गई थी? मूल आवर्त सारणी में मौलिक लक्षण या मूल लक्षण किसे मानना था? बताओ, परमाणु भार को, या परमाणु द्रव्यमान भी आप कह सकते हो। तो मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी, और किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने। मतलब उसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। नंबर 2, मूल आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं व कितनी श्रेणियां हैं? वर्ग तो होते हैं ऐसे और श्रेणियां होती हैं ऐसी। तो कितने वर्ग हैं, कितनी श्रेणियां हैं, ये याद रखना है आपको। बताओ कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग हैं, और श्रेणियां कितनी हैं? 12। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। तीसरा क्वेश्चन, मूल आवर्त सारणी में CO 58.9 को Ni 58.7 से पहले क्यों रखा गया है? यानी अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले और कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में क्यों रखा गया है मूल आवर्त सारणी में? बता सकते हो कारण क्यों रखा गया है? गुणों को मिलाने के कारण, जिससे इनके गुण मिल जाएं उस वर्ग में जिस वर्ग में ये आए हैं। ठीक है, अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में समानता दिखा दें। नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, मूल आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कौन से वर्ग में रखा गया है? बता दोगे, हाइड्रोजन को कौन से वर्ग में रखा गया है? पहले वर्ग में। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि मूल आवर्त सारणी आपके समझ में आई होगी। हमने मूल आवर्त सारणी को पूरा तरीके से पढ़ लिया है कि मूल आवर्त नियम क्या था, फिर मूल आवर्त सारणी कैसे बनाई गई, मूल आवर्त सारणी में क्या क्या खासियत थी, क्या उसकी उपयोगिता थी, और मूल आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां हैं। अब इन कमियों को दूर करने के लिए नए वैज्ञानिक आए और उन्होंने किस प्रकार इसकी कमियों को दूर किया, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। बस आप एक बात का ध्यान रखा करो कि आपको जब भी किसी यूनिट को पढ़ना है तो आपको प्ले लिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है। प्ले लिस्ट में जाकर आपको यूनिट को पढ़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आपको वीडियो का स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए। जितना स्पीड आपको अच्छा लगता है उतने स्पीड पर आप वीडियो को चलाओ। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।